हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबीएंस क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लास 8 साइंस के बारे में फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थ्योरी बताऊंगा। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस को समझाया गया है और डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में आप लोगों को समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लोगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ध्यान से देखें। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। चैप्टर 3 से रिलेटेड है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज आप लोग फाइबर्स के बारे में कई तरह की चीज़ें जानोगे। तो बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेचुरल मतलब प्रकृति से जो हम लोगों को मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं एनिमल मेड फाइबर और एक बात करते हैं प्लांट मेड, तो दोनों तरह के जो फाइबर होंगे वो कैसे होंगे, नेचुरल फाइबर होंगे। ठीक है, तो एनिमल्स की अगर बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने ऊन सुना था, वूल सुना था, These kind of fiber is basically known as natural fiber। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सिल्क सुना था, ये भी एनिमल्स था, ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर। उसके बाद जैसे फ्लैश हो गया और उसके बाद अगर आप लोग कॉटन की बात करोगे, दीज आर ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल फाइबर। मतलब दोनों तरह के फाइबर, चाहे वो एनिमल से हो चाहे वो प्लांट से हो, दोनों ही कैसे फाइबर कहलाएंगे, नेचुरल कहलाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब सिंथेटिक क्या होता है समझना। सिंथेटिक होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सिंथेटिक का मतलब ऐसे फाइबर जो मैन मेड हो, मतलब हम लोगों के द्वारा बनाए गए हो, उसमें कई तरह के केमिकल्स का यूज किया गया हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर कई तरह के केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं और कोई ना कोई फाइबर बना लेते हैं तो इस काइंड के फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ही है। तो जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस जो आप लोग आज जानोगे, तो क्या है क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और आपको अपने जो कॉपी आप लोगों को आंसर शीट में जो लिखना है उसमें आप लोगों को क्या लिखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशंस में। तो समझ लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है, कुछ फाइबर सिंथेटिक कहलाते हैं और कुछ फाइबर नेचुरल कहलाते हैं। नेचुरली समझ में आ गया, प्लांट मेड और एनिमल मेड। इसके अलावा जो मैन मेड होते हैं इनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फाइबर सिंथेटिक हैं, तो आंसर में क्या लिखना है, सिंपल लिख देना है, सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल। नेचुरल मतलब ना तो प्लांट से रिलेटेड हो ना वो एनिमल से रिलेटेड हो, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं मैन मेड फाइबर या फिर इनको हम लोग जानते हैं कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, बिकॉज दे मेड बाय केमिकल प्रोसेसिंग पेट्रोकेमिकल्स। तो केमिकल प्रोसेसिंग या फिर कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग किस प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इस तरह के जो भी फाइबर इस तरह से बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। द सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, कई तरह के लार्ज यूनिट होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं पॉलीमर्स की तरह। ठीक है, पॉलीमर्स, अब आप लोग पॉलीमराइजेशन जब पढ़ेंगे या फिर पॉलीमर्स बनाने का तरीका जब पढ़ेंगे वो आगे टर्म्स में मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि द सिंथेटिक फाइबर जो मेड अप होते हैं, बने होते हैं किस चीज के, वेरी लार्ज यूनिट जिसको हम लोग पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। सम ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलॉन हो गया। दीज काइंड ऑफ फाइबर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, क्लियर हो गया, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलॉन हो गया, तो ये सारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर। या कॉमन एग्जांपल आप लोगों को लिखना होगा जिससे एग्जाम में जब कॉपी चेक हो तो आप लोगों के एग्जांपल सामने लिखे हो। ध्यान रखना कोई भी एग्जांपल नेचुरल मत लिखना, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मार्क टिक द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपके सामने 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आप लोगों को एक राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा देता हूं। अभी आप लोगों ने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, ध्यान रखना, रेयॉन क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर तो होता ही है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था रेयॉन, नाइलॉन एंड एक्रिलॉन, ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन रेयॉन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है सिंथेटिक फाइबर से। ऐसा क्यों, क्या होता है, ऐसा क्या चीज अलग है बाकी सिंथेटिक फाइबर से। तो 3 ऑप्शन है, देखते कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहला ऑप्शन है, इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस। मतलब सिंथेटिक फाइबर जो रेयॉन था वो क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल सिल्क की तरह दिखता है, और सिल्क क्या था, एनिमल मेड फाइबर जिसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो क्या उसकी जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल सिल्क की तरह थी। देखो एक कंडीशन की अगर बात करते हैं कि सिल्क मिलता जुलता सिल्क से ही रिलेटेड है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन जो होता है वो क्या है, सिल्क से मिलता जुलता है।
ठीक, लेकिन अपीयरेंस की अगर बात करें तो इतना भी मिलता जुलता नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी वजह से इसे हम लोग कम सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कम का मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, केमिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, मैन मेड, मतलब मैन के द्वारा बनाया गया है और इसमें नेचुरल फाइबर्स था उनका यूज करके ही एक आर्टिफिशियल फाइबर तैयार किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर तो है लेकिन प्योरली सिंथेटिक ना होके ये मैन मेड है, मतलब इसमें पेट्रोकेमिकल का यूज ज्यादातर नहीं हुआ है। ठीक है, अपीयरेंस में अगर बात करें या फिर अगर देखने में कैसा लगता है तो ये हो सकता है सिल्क की तरह हो, लेकिन नेचुरली इस वजह से है क्योंकि इसको प्राप्त किया जा सकता है कहां से, वुड पल्प। ठीक है, लकड़ी के जो बुरादा होता है उसी से इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसी वजह से ये प्योरली सिंथेटिक नहीं है। क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर था क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पूछा गया। एप्रोप्रिएट वर्ड आप लोगों को भरना है, क्वेश्चन में समझा देता हूं, आप लोग आंसर समझ जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स समझ में आ गया क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं, जो केमिकल्स का यूज करके पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो नाम ही से लग गया, यहां पर ये सारे नाम याद आ गए। तो आप लोग क्या लिखोगे, सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, पेट्रोकेमिकल्स फाइबर या केमिकली प्रिपेयर्ड फाइबर। क्लियर हो गया, कई सारे नाम आप लोगों ने खुद से बना दिए, तो यहां पर जो आप लोगों को नाम लिखना है वो मैन मेड लिखना है या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर हो गया। बी वाले में क्या पूछा है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। सिंथेसाइज मतलब क्लियर हो गया, तैयार करना विद द हेल्प ऑफ सम पेट्रोकेमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तक मैंने इतने सारे नाम ले लिए हैं तो उसमें पेट्रोकेमिकल से एक नाम लिया था मैंने, आप लोगों को वो लिखना होगा। तो पेट्रोकेमिकल्स हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। क्लियर हो गया। सी वाले में क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। और पॉलीमर का यूज हम लोग कहां कर रहे थे, इसी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जिसमें पॉलीमर्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर जिसमें हम लोग पॉलीमर्स का यूज करते हैं, या फिर ये कह ले कि प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर से ही बना सब्सटेंस है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आते हैं। गिव एग्जांपल which indicate that nylon fiber are very strong। तो नायलॉन होता क्या पता, क्लियर कर लेते हैं। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक है तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया गया होगा। ठीक, क्लियर हो गया। आंसर में क्या लिखना है आप लोगों को, सबसे पहले गिव एग्जांपल देना है विच इंडिकेट करता हो कि नायलॉन फाइबर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है कैसा, सिंथेटिक है, मैन मेड है, मजबूत है। तो कुछ उदाहरण बताइए जिससे आप लोगों को पता चले कि ये मजबूत है। तो क्या एग्जांपल देंगे देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है नायलॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, दैट इज वाई बिकॉज नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पैराशूट हवा में उड़ते हैं, क्या वो टूट जाते हैं, उनकी रस्सियां क्या बिखर जाती हैं, उनके जो प्लास्टिक जो उसमें बंधे रहते हैं नायलॉन से रिलेटेड सब्सटेंस जुड़े रहते हैं, क्या वो टूट जाते हैं, क्या उसमें जो आदमी जो होता है लटका रहता है जब एरोप्लेन से वो कूदता है तो पैराशूट के माध्यम से जब नीचे उतरता है तो क्या पैराशूट के जो तंतु लगे होते हैं, जो फाइबर्स जुड़े रहते हैं, क्या वो टूट जाते हैं आसानी से, नहीं। इतनी ज्यादा एयर प्रेशर होता है फिर भी वो पैराशूट उस इंसान को कहां तक ले आता है, नीचे तक ले आता है, काफी ऊंचाई से कहां तक, नीचे तक ले आता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, आप लोग क्लियर समझ में आ गया कि इतनी ऊंचाई से नीचे तक आने में काफी ज्यादा एयर प्रेशर उस पैराशूट पे लग रहा होता है। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों के। अब उस एयर प्रेशर में जब इतना लग रहा है तो उसके जो धागे होते हैं बिल्कुल नहीं टूटते हैं। टूटते इसी वजह से तो नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजबूत है, इसी वजह से टूटते नहीं है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें। उसके बाद भी कई एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक मतलब चट्टानों या फिर पर्वतों या पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो इंसान होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो लोग रस्सी का प्रयोग करते हैं। और रस्सी कौन सी होती है, किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नायलॉन, किसकी, रोप्स। ठीक है, रोप मतलब रस्सियां। तो इसी नायलॉन रस्सियों की सहायता से वो लोग ऊपर तक चढ़ जाते हैं और बिल्कुल टूटती वो रस्सियां बिल्कुल नहीं है। ये सेकंड एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, किसी भी टीचर को बता सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद
फिशिंग नेट, शीट, बेल्ट्स एक्सेट्रा। तो फिशिंग नेट्स आप लोगों ने देखा होगा, मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है, पानी की गहराई तक जाता है, उसके बाद भी कई सारी मछलियों को पकड़ के लाता है। कहाँ तक लाता है? बाहर किनारे तक लाता है। और फेंकते कहाँ हैं? नदी के बीचों बीच फेंकते हैं। वहां से कहाँ तक लाते हैं? किनारे तक लाते हैं। और आसानी से वो आ भी जाता है। अगर वो मजबूत नहीं होता तो क्या होता? उसके धागे टूट जाते और मछलियां उसको आसानी से काट देती। काट नहीं पाती हैं, तोड़ नहीं पाती हैं, भाग नहीं पाती हैं, फंस जाती हैं जाल में। कारण क्या है? नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में नीचे बॉक्स मिल रहा होगा आप लोगों को, उस बॉक्स में आप लोग सिंपल अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और बेसिकली मेरे पास टाइम होगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्लियर हो गया? आगे आप लोग लिख सकते हैं आ नायलॉन थ्रेड इज इलास्टिक, मतलब थोड़ा सा लिचलचा होता है, एंड लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो बिल्कुल सही है। एक स्टील वायर जितनी मजबूत होती है उतनी ही मजबूत ये धागा होता है। कौन सा धागा? नायलॉन का। क्लियर हो गया? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा? एक्सप्लेन करिए वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर का मतलब समझ में आ गया होगा। उसमें आप लोग फूड रखते हैं तो क्यों रखते हैं? किसी और में क्यों नहीं रखते? लिफाफे में रखिए, ठीक है, लिफाफे में रख सकते हैं, बक्से के अंदर रख दीजिए, संभाल के बक्सों को बंद कर दीजिए। प्लास्टिक कंटेनर में ही क्यों रखते हैं? आप लोग जब मिठाई की दुकान जाते हो तो आप लोगों ने उसी बकेट में, उसी प्लास्टिक के बॉक्स में कई तरह की मिठाइयाँ देखी होंगी, तो उसमें क्यों रखते हैं? बक्से में रख दें। कारण क्या है तो समझ लेते हैं। इसका रीजन क्या है? क्या लिखोगे आप लोग? प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड मतलब फूड को रखने के लिए, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, वही रीजन आप लोगों को बताने हैं। पहला रीजन है प्लास्टिक कंटेनर आर लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोग ले जा सकते हो। पहला तो रीजन ही हो गया। इसी वजह से दे आर इजी टू हैंडल, मतलब अगर आप लोग अपने नानी के घर जा रहे हैं तो प्लास्टिक के डिब्बे में आप लोग क्या रख सकते हो? मिठाइयाँ रख सकते हो, और उसको आसानी से क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो, रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। रखने के बाद उसको कहीं पर भी ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आप लोग बक्से में करते, बड़े से बॉक्स में करते, तो क्या होता? आप लोग जहां तक उसको ले जाना चाहते वहां तक आसानी से ले नहीं जा पाते। क्लियर हो गया? सेकेंड है द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर कंटेनर्स। क्लियर हो गया? भाई बक्सा लोगे तो महंगा पड़ेगा, प्लास्टिक कंटेनर होगा तो और ज़्यादा इजी होगा, प्लास्टिक का बैग होगा तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सब्जी वाले भी प्लास्टिक का बैग कैरी करके, वो सब्जी, थोड़ी सी धनिया लेनी है, सब्जी वो किस में रख दिए? पॉलीथीन में रख दिए। कारण क्या? पॉलीथीन इतनी दे क्यों रहे हैं? लिफाफा क्यों नहीं यूज़ करते? इसका रीज़न है कि द प्लास्टिक जो प्राइस होता है कंटेनर्स का वो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। इसी वजह से लोग प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंटेनर्स। क्लियर है? थर्ड क्या है? दे हैव गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ का मतलब आसानी से उसमें काफ़ी चीज़ें रखी जा सकती हैं। समझ में आ गया? काफ़ी चीज़ें रखी जा सकती हैं। लास्ट में प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब समझ लो, अगर सपोज करिए मिठाई का डिब्बे में आप लोग सामान रखोगे या मिठाई रखोगे, उसको 4 से 5 दिन तक रखोगे, उसके बाद वो खराब होने लगेगा। लेकिन अगर आप लोग प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल करोगे और उसको रखोगे संभाल के, तो वो जो उसमें चीज़ रखी है वो भी बनी रहेगी, और जो प्लास्टिक कंटेनर है वो भी सही सलामत वैसा के वैसा ही रहेगा। लेकिन मिठाई का जो डिब्बा होगा वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई कहानी? दीज आर द कॉमन रीजन। इसी वजह से हम लोग फेवर करते हैं फूड को प्लास्टिक कंटेनर में रखने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। आप लोग इससे पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन क्लास में पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन कहा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। होती क्या है भाई? प्लास्टिक तो समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक समझ में आ गया कि सिंथेटिक फाइबर होता है, लेकिन ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या है तो समझ लेते हैं। बेसिकली जो प्लास्टिक आप लोग पढ़ रहे हो वो कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। सपोज करिए आपके घर में कोई प्लास्टिक है या कोई प्लास्टिक का कंटेनर है। क्लियर हो गया? अगर उस कंटेनर को आप क्या कर दें, आग के हवाले कर दें, या उसमें आग लगा दें, या उसको आप किस पे चूल्हे पर रख दें, आग लगा दें, तो आपने क्या देखा? वो प्लास्टिक कंटेनर गल जाएगा।
अगर उसका शेप गल जाता है या उसका शेप आकार बदल जाता है, पिघल जाता है, तो दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक को हम लोग जानते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक आर द कॉमन प्लास्टिक जो क्या होती हैं, आसानी से अपना शेप बदल देती हैं। मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार उसके शेप को किसी अन्य शेप में ढाल सकते हैं। मतलब अगर सपोज करिए वो प्लास्टिक कंटेनर आपने गलाया और उस प्लास्टिक कंटेनर से आपने क्या बना दिया, टिफिन बॉक्स बना दिया, आपने क्या बना दिया, पेंसिल बॉक्स बना दिया, आपने क्या बना दिया, कुछ और प्लास्टिक कंटेनर बना दिया। क्लियर हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्लास्टिक का जो काइंड होगा वो कैसा होगा, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर हो गया। अब थर्मोसेटिंग क्या है, नाम से ही लग रहा कि अगर सेट हो गई प्लास्टिक, एक बार जो शेप तैयार हो गया, उसको आप चाहे जितना जलाइए, उसको आप चाहे जितना गलाइए, ना तो वो जलेगा ढंग से, ना तो वो गलेगा ढंग से। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला प्लग, प्लग का मतलब जो इलेक्ट्रिक प्लग आता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का। अगर आप उसको जलाते हो तो क्या वो गलता है, बिल्कुल नहीं गलता। अगर वो गलना होता तो जो वायरिंग होती है, जो करंट पास होता है, वो इतना गर्म होता है, उसी से ही क्या हो जाए, गल जाए। क्यों नहीं गलता, बिकॉज इट इज वेरी ड्यूरेबल इन द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। ठीक, क्लियर हो गया। तो थर्मोसेटिंग्स सेट होने के बाद अपना आकार नहीं बदलती, चाहे आप उसको जितना भी जला लीजिए। क्लियर हो गया। अब इसके आंसर को समझ लेते। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। लिखना क्या है ये समझ लेते हैं। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट में कहा गया प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म। डीफॉर्म मतलब एक फॉर्म जो तैयार हुआ वही दूसरे फॉर्म में चला जाए, इसको बोलते हैं डीफॉर्म। इजिली, बहुत ही आसानी से, ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। यही तो समझाया था, समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरे नंबर पे अगर इसमें बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर शेप बन गया तो कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, आसानी से वो सॉफ्ट हो ही नहीं सकता, गर्म करने के बाद भी नहीं होगा। इन्हें ही हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर हो गया, नो डाउट। पॉइंट नंबर 2 में सिंपल है, पॉलीथीन जो हम लोग अपने घरों में लाते हैं उसको आसानी से गलाया जा सकता है। उसके बाद जो पीवीसी पाइप्स हम लोग घरों में लगी होती है उसको भी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। क्लियर है। टू एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग, तो एक तो बैकेलाइट होगी, जो आपके स्विचेस वगैरह बने होते हैं, किसके बने होते हैं, बैकेलाइट के। और दूसरा एग्जाम्पल है मेलेमाइन। ठीक है, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में, दीज आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, मतलब प्लास्टिक जो खिलौने होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कंघे, कंघे जो आप लोग, कंघा मतलब जो बाल खींचने के काम में आता है, कॉम्स वगैरह इसी के बने होते हैं। एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, कई तरह के जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो इसी थर्मोप्लास्टिक के ही बने होते हैं। बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ पे यूज होता है, समझ लेते हैं। बैकेलाइट, जो अभी मैंने बताया, बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, आप लोगों घर में लगे थे, आप लोगों ने आसानी से देख लिए। हैंडल्स ऑफ वेरियस स्टेंसिल्स हो गए, एक्सेट्रा। मेलेमाइन, ये जो मेलेमाइन होता है इज यूज फॉर द मेकिंग फ्लोर्स, फ्लोर मतलब समझ में आना, फर्श, ये जो फर्श बनी होती है आप लोगों की, तो कई लोग मेलेमाइन का यूज करते हैं किसमें, टाइल्स में, और किसमें, मेकिंग फ्लोर में, और किचन वेयर एंड फाइबर्स एंड रेसिस्ट फायर। और इसमें क्या होते हैं, रेजिस्ट फायर का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा, रेजिस्ट का मतलब आग पकड़ती नहीं इसमें, चाहे आप जितनी आग लगा लो। तो ये हो गया अच्छी बात, आग नहीं जलती, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। स्विचेस वगैरह क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से आग पकड़ती नहीं है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 7 की बात कर लेते हैं, सॉरी हाँ 6 हो गया, 7 समझ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर चैप्टर का नाम है। वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे, और ध्यान रहे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन करना है, ये जो सॉस पैन होता है या फिर सॉस पैन हैंडल्स होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनाए। अब सॉस पैन होता क्या है, चलिए सॉस पैन की बजाय हम लोग मान लेते हैं कुकर का हैंडल। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, कुकर का हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं, तो समझ में आ गया। बिल्कुल वही चीज जो आप सोच रहे हैं वही इसका आंसर है, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आसानी से गर्म नहीं होते। जब गर्म ही नहीं होते तो इनको आसानी से पकड़ना या फिर आसानी से पकड़ा
जा सकता है। अगर मान लीजिए हैंडल ना होता, कुकर का हत्था जो था वो एल्युमिनियम का ही बना होता, अगर आप लोग तब छूते तब वो गर्म होता। अब गर्माहट ना हो, जिस तरह की प्लास्टिक जिसमें गर्मी नहीं होती उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसी का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं, हैंडल्स में। क्लियर हो गया आंसर। अभी फिलहाल मैं आंसर बताऊंगा, अभी तो खाली मैं ऊपर ऊपर का जो आंसर होता है वो आपके माइंड में जो चल रहा होता है, आपके डाउट्स बनते हैं उसमें, उसी को पहले मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको आंसर लिखना क्या है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड। इसको क्यों बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हुए हम इसको क्यों बनाते हैं। थर्मोप्लास्टिक का क्यों नहीं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक अगर बनाते तो ये क्या होते, गल जाते, जल जाते, और अगर हम इनको छूते तो क्या होता, वो गली हुई प्लास्टिक हमारे हाथों पे आसानी से क्या होती, चिपक जाती, और हमारे हाथ भी क्या होते, जल जाते। इसी वजह से क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। समझ लेते हैं मेलेमाइन इसका आंसर है। सॉसपेन हैंडल्स जो बनाई जाती है बेसिकली किसकी बनी होती है, इसी मेलेमाइन की बनी होती है। एक तौर की ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है जो रेजिस्ट है फायर, मतलब आग बिल्कुल नहीं पकड़ती, इसमें आग नहीं पकड़ती, गरम भी नहीं होता। उसके बाद सो इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉसपेन हैंडल्स विच रेजिस्ट फायर, बेसिकली किसके लिए, फायर, आग नहीं पकड़ती, इसी वजह से इसके हैंडल किसके बने होते हैं, मेलेमाइन के बने होते हैं। और मेलेमाइन क्या है, एक तरह की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दूसरा है स्विचेस बोर्ड है, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड प्लग बोर्ड्स, ये किसके बने होते हैं, बैकेलाइट की। बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज आल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और एक पुअर कंडक्टर भी है, जिसमें गर्माहट नहीं पकड़ती, गर्मी नहीं लगती, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड नहीं हो पाती। मतलब इलेक्ट्रिक वायर आप लोगों के आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग इसको आसानी से छू सकते हो, करंट आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड एक्सेट्रा। समझ में आ गया। कोई डाउट है फिर से आप लोगों को मैं यही बताऊंगा, कमेंट बॉक्स है तो कमेंट में आप लोग अपने डाउट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, कैटेगराइज कीजिए द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू द कैन बी रिसाइकिल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। अब ये चीज़ क्या होती है, रिसाइकिल क्या है, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर की, थ्योरी पढ़ने में उसमें कुछ पॉइंट्स आए होंगे, जो पॉइंट्स आए थे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आप लोगों को वही थ्योरी लिखनी है जो आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कैटेगरी बनानी है, एक क्लासिफिकेशन तैयार करनी है, किस चीज़ की, मटेरियल्स की, ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दे रखे गए उन्हीं को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ दे रिसाइकिल्ड और दे नॉट बी रिसाइकिल्ड। अब रिसाइकिल क्या है ये मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करिए किसी चीज़ को आप गला के दूसरी चीज़ बना दें तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो उसको बोलते हैं कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। क्लियर हो गया। समझ लेते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्या है, थर्मोसेटिंग हो चाहे वो थर्मोप्लास्टिक हो, दोनों को ही काउंट कर लेते हैं। तो एक तरह से इसको रिसाइकिल आसानी से किया जा सकता है। मतलब रिसाइकिल का मतलब ये होता है उसकी एक साइकिल बना देना, साइकिल मतलब वाली नहीं, चलाने वाली नहीं, साइकिल का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से ढाला जा सके, उसे बोलते हैं साइकिल। अगर मान लो न ढाला जा सके तो उसको बोलते हैं नॉन साइकिल। क्लियर हो गया। समझ लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखे गए, आप लोगों को लिखना सिंपली इतना है, कैन बी रिसाइकिल्ड। जैसे प्लास्टिक टॉय रिसाइकिल्ड है, कैरी बैग रिसाइकिल्ड है, बॉल पॉइंट पेन्स जो आप लोग यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हैं ये भी क्या है, रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक बॉल्स जो होती हैं, वाली बॉल्स नहीं है, ये बाउल हैं, ठीक है, प्लास्टिक बाउल्स हैं, इसको भी आसानी से रिसाइकिल कर सकते हो आप लोग। प्लास्टिक कवरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिक वायर्स कर सकते हो, और और प्लास्टिक चेयर्स, इन सबको आप लोग क्या कर सकते हो, रिसाइकिल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से गला सकते हो, गलाने के बाद दूसरे फॉर्म में ढाल सकते हो। अब दूसरी बात, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, जो भी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, क्या इसको गला पाओगे, नहीं, कहाँ से गला पाओगे, बिल्कुल नहीं गला पाओगे। कुकर के हैंडल्स नहीं, मेलामाइन के बने होते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिल्कुल नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इनको गलाया नहीं जा सकता, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकिल। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में टर्म्स दे रखेगी, राणा वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। गर्मियों में राणा कौन है, एक आदमी है, एक लड़का है। क्लियर हो गया। वो गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाह रहा है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स। तो उसके पास डाउट है, क्या है, डाउट क्या है कि कॉटन की शर्ट खरीदे या सिंथेटिक फाइबर की खरीदे। तो आपको क्या करना है, उसको एडवाइस देनी है राणा को, क्या चीज़, कौन सी शर्ट वो खरीदे आपके अकॉर्डिंग।
और रीज़न भी बताना है। तो सिंपल है, आप क्या एडवाइस करोगे, राणा इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट। ठीक है, समर है, समर का मतलब गर्मी है, गर्मी में कौन सी शर्ट पहनते हो आप लोग, कॉटन क्लोथ्स। कौन से, कॉटन क्लोथ्स। तो यही तो एडवाइस दोगे आप राणा को कि जैसे मैं पहनता हूँ वैसे आप लोग भी गर्मी में कॉटन शर्ट्स पहनो। क्यों पहनो, क्योंकि कॉटन क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, पसीना क्या करता है, सोख लेता है। एंड द पोर्स इन कॉटन ऑलवेज अलाउ करते हैं इजी इवोपरेशन। इजी इवोपरेशन मतलब इतने छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, तो आसानी से जो आपका पसीना होता है, शर्ट भीग गई आपके पसीने से, उसके बाद कुछ समय बाद हवा लगी, हवा से वो सूख गई। लेकिन अगर आप लोग सिंथेटिक फाइबर की बनी शर्ट्स पहनोगे तो अगर वो भीगी है तो वो आसानी से सूखने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। और क्या होगा, एंड कीप्स आर बॉडी, कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को आसानी से क्या करते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक शर्ट ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक है, अनकंफर्टेबल आप लोगों को फील होगा कि आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सिंथेटिक फाइबर पहने हो। क्लियर हो गया आंसर, लिख लोगे अगर आता है ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यूनिट टेस्ट 2 में, हाफ ईयरली में, एनुअल में, कोई डाउट्स नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। क्या होता है नॉन कोरोसिव, पहले तो कोरोसिव समझ लेते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है जिसमें जंग ना लगना, जो खराब ना होना, तो ये बात होती नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो क्या ये सही है, तो पहले हम आंसर समझ लेते हैं। वी कैन स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड स्टोर अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ जो प्लास्टिक कंटेनर में आसानी से आप लोग उसमें रख सकते हो, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। तो समझ में आ गया, नॉन कोरोसिव हैं, बिल्कुल, क्योंकि नॉन रिएक्टिव हैं, किसी से क्रिया करते ही नहीं है, कोई केमिकल बनाते ही नहीं है। अगर कोई केमिकल बना ही नहीं रहे हैं, किसी से भी साथ क्रिया कर नहीं रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। तो ना तो ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना तो ये एयर से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आप कुछ भी रखिए, दही रखिए, कुछ भी रखिए, कोई भी ठंडी चीज़ रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना था कि जो डिस्पोजल होते हैं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास, उसमें चाय नहीं पीनी चाहिए। कारण क्या था, उस केस में प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, अगर आप उसमें ठंडी चीज़ रखते हो तो आप लोगों को नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको आप गर्म करोगे तो गर्म करते ही उसके जो केमिकल्स होते हैं वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं, और आपकी चाय में वो आसानी से क्या होंगे, घुल जाएंगे। और उसमें जो घुल गए वो चाय कहाँ गई, आपके पेट में गई। तो समझ में आ गया होगा आपको इसका रीज़न क्या होता है। रीज़न यही है कि वो केमिकल्स आपके पेट तक ना पहुँचें, वो केमिकल्स आपके शरीर तक ना पहुँचें, आपके ब्लड तक ना पहुँचें, आपको कैंसर टाइप की डिजीज़ ना हो। इसीलिए आप लोगों को मना किया जाता है प्लास्टिक डिस्पोजल में चाय नहीं पीनी है। तो आप लोगों ने देखा पहले ज़माने में या फिर कई साल पहले की अगर बात करें तो कई तरह के जो चाय की दुकान वाले होते थे वो प्लास्टिक डिस्पोजल यूज़ करते थे। लेकिन आज क्या है, क्या आप लोगों ने देखा वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं वो लोग, थर्माकोल वगैरह जो देखा होगा आपने प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। वैसे थर्माकोल भी अलाउ नहीं है। आजकल जो डिस्पोजल यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, पेपर के हैं। ठीक है, ऐसे पेपर होते हैं जो आसानी से गलते नहीं हैं, उन्हीं का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही चीज़ है, मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। जैसे आप लोगों ने टेफ्लॉन पढ़ा था, टेफ्लॉन एक काइंड ऑफ प्लास्टिक होती है यूज्ड एज अ कोटिंग टू मैन्युफैक्चर अ नॉन स्टिक कुकवेयर। ठीक है, मेलेमाइन इसका यूज़ आप लोग नीचे लिखा हुआ है, मेलेमाइन। फ्लोर टाइल्स किचन वेयर में इसका यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट एक और एग्जाम्पल है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं। बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग इसमें आसानी से खाना बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, कोई भी केमिकल से इसमें क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में समझ लेते हैं। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ब्रिसल्स की बात हो रही है और किसकी, ब्रश की बात हो रही है, उसके हैंडल की बात हो रही है और ब्रशल्स की बात हो रही है। ब्रशल्स का मतलब समझ में आ गया ना, जो उसके ऊपर ऊपर क्या लगे होते हैं, रेशेदार जो रेशे लगे होते हैं, फाइबर लगी होती है जो आपके दांतों को अच्छे से साफ करती है वो चीज़, और जिसको आप ब्रश को पकड़ते हो जो का हैंडल होता है, वो दोनों चीज़ें किसकी बनी हैं, प्लास्टिक की तो बनी है। यही तो समझाना है। तो द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द जर्म्स। जर्म्स मतलब हमारे मसूड़ों को हार्म
नहीं करती। एंड द हैंडल शुड बी मेड हार्ड मटेरियल सो दैट इट गिव अ फिर्म ग्रिप, आसानी से हम इसको पकड़ सकें, ग्रिप लगी होती है। देयरफॉर द ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ नाइलॉन फाइबर। समझ में आ गया, नाइलॉन फाइबर्स के आपके ब्रिसल्स बने होते हैं, जो ब्रश में ब्रिसल्स लगे होते हैं, ऊपर के जो रेशे लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइलॉन फाइबर। तो आप लोगों के घरों में भी नाइलॉन फाइबर है। अब सोचिए वो ब्रिसल्स कितने मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत हैं। उसी से क्या बना था, मछली पकड़ने का नेट बना था। और क्या बना था, प्लास्टिक का क्या बना था, पैराशूट। तो समझ में आ गया, पैराशूट किसके बने थे, इसी नायलॉन फाइबर के। तो कितने मजबूत हैं, आप लोगों के घर में है ब्रश, आप लोग इसको तोड़ के देख सकते हैं। क्लियर है। विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्ट्रस, लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल, एंड द हैंडल इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक एज इट इज ए स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, पुअर कंडक्टर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्लास्टिक वैसे भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से गर्म नहीं होते, आसानी से इनमें करंट नहीं दौड़ता, या फिर करंट दौड़ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, कई बार पूछा भी गया, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अवॉइड प्लास्टिक आर फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। आप अपनी राय बताइए, क्या ये संभव है कि प्लास्टिक हम लोग रोक सकें, प्लास्टिक ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कुछ इसी के बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 12 में चर्चा करनी है। तो समझ लेते हैं। आजकल नाउ अडेज प्लास्टिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हर चीज़ तो प्लास्टिक में आ रही है। जैसे आप लोग मिल्क जो आप लोगों घरों तक आता है, जो दूध अमूल का हो, ज्ञान का हो, कोई भी डेयरी से आता हो, किस में आया, प्लास्टिक के कंटेनर में ही तो आया है। क्या आसान हो पाएगा उस दूध को लिफाफे में भर पाना, बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक ही नहीं है। तो समझ में आ गया आंसर, क्या लिखना है यहाँ पर आपको। अगर नाउ अडेज की बात करें तो प्लास्टिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इवन थ्रू वी शुड अवॉइड देम। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कम करना है, प्लास्टिक के बजाय आप लोग ऐसे थैले का इस्तेमाल करो जो आसानी से आप लोगों के घरों में कोई भी नुकसानदेह चीज़ न बना पाए। एज पॉसिबल एज फॉर द फॉलोइंग रीजंस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसी रीज़न को समझते हुए आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इस प्लास्टिक का यूज़ आपको करना है या फिर नहीं करना है। तो प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिकम्पोज। तो क्या समझ में आया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या है पहले तो ये समझ लेना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, बायो की अगर बात करें तो बायो का मतलब होता है, और बायो का मतलब आगे क्या लगा, डिग्रेड कर जाए, मतलब नष्ट हो जाए। अगर बायोडिग्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ है जो आसानी से नष्ट हो जाए, सपोज करिए आप अपने घर में सब्जी लाए, फल लाए, ठीक है, फूल ले आए, प्लांट से कोई भी चीज़ ले आए, उसको अगर आपने काटा, ठीक है, उसको काटने के वजह से मान लीजिए सपोज करिए आप धनिया लेके आए, धनिया लेके आए, फ्रिज में रखा, धनिया खराब हो गई। खराब होने के बाद उसको आपने क्या किया, गमले में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया। कुछ समय बाद मिट्टी में वो गमले में क्या हो गया, धनिया क्या था, गल गया, गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। लेकिन अगर यही चीज़ आप लोग प्लास्टिक के लिए करते हैं, आप लोग पैकेट में या प्लास्टिक के बैग में अगर कोई चीज़ लाते हो, उस बैग को या प्लास्टिक की जो बैग थी, थैली थी, आपको गमले में डाल देना उसको। क्या वो हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद क्या वो गल जाएगी, नहीं गलेगी। अगर नहीं गलेगी तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर गल जाती है तो क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो क्या होता है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू डिकम्पोज, और इसको काफ़ी समय लग जाता है क्या होने में, डिकम्पोज होने में, मतलब घटने में, या फिर कह दें नष्ट होने में काफ़ी समय। अब समय का मतलब समझ में आ रहा ना, 200, 500, 1000 साल क्या होने में, नष्ट होने में। तो समझ में आ गया, प्लास्टिक एक बार बन गई तो उसको नष्ट करना स्वाभाविक नहीं है। उसके फॉर्म को आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक को गायब नहीं कर सकते। तो घर पे भी कर सकते हो आप लोग ट्राई, है ना। बेसिकली मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंस कहती है, केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक आर नॉन इको फ्रेंडली, हमारे लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। आपके मित्र आपके लिए फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सेकेंड रीज़न समझ में आ गया, बाय बर्निंग प्लास्टिक पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज दैट कॉज एयर पोल्यूशन। अगर आप प्लास्टिक जलाओगे तो क्या होगा, प्लास्टिक जलाने के बाद उसमें कई तरह का धुआं निकलेगा, कई तरह के धुएं निकलने के बाद उसमें कई तरह के केमिकल्स बनेंगे। केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, गंदा करेंगे, और गंदा करने के बाद जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण कौन सा, वायु। क्लियर है।
नेक्स्ट है समटाइम काउस एंड अदर एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज विच पे चोक द या फिर चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। तो ये बड़ा दयनीय है, समझाते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। थोड़ा सा आप लोग समझ लें तो और अच्छी बात है। तो ध्यान दें, कभी भी आप लोग जो गाय को रोटी खिलाते हो, गाय को खाना खिलाते हो, या किसी पशु को अगर कोई भोजन देने जाते हो, आपके घरों में बनता है, 2 रोटी गाय के लिए हो सकता है कोई लोग निकालते हो, तो ध्यान रहे प्लास्टिक बैग में उसको बिल्कुल भी रख के मत देना, क्योंकि कई गाय भैंस क्या होते हैं उसी प्लास्टिक को खाने के बाद मर भी जाते हैं। तो एक तरफ तो आपने पुण्य किया और दूसरी तरफ आप लोग उसके मरने का कारण बन सकते हो। तो ध्यान दें, अगर रास्ते में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी घटना आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टोकना है उस व्यक्ति को जो प्लास्टिक के कंटेनर में रोटी रख के उसमें गीठ या गांठ लगा के गाय के सामने फेंक देता है, ये सोच के कि गाय उस थैली को फाड़ के रोटी खा लेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाय क्या करती है, पूरी थैली को खाने का प्रयास करती है और खाते खाते वो प्लास्टिक की थैली उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। और जो गाय और भैंस और बाकी पशु होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में समस्या आ जाती है, जिस कारणवश वो सांस नहीं ले पाते और एक समय आने के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आपको समझ में आ गया होगा। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इस टर्म्स को आप लोगों को इतने अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर इसमें लाइक वाली कोई खासियत आप लोगों को मिलती है। ध्यान रहे ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई गई कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन द सॉइल पोल्यूशन। अगर इसको आप लोगों ने सॉइल में दबा दिया, गलने के लिए छोड़ दिया, तो ध्यान रहे कुछ हिस्सा तो इसका गल गया लेकिन गला नष्ट नहीं हुआ। तो नष्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, सॉइल पोल्यूशन, मतलब मृदा जो हमारी अच्छी थी वो मृदा प्रदूषित हो गई। अब उसमें अगर कोई आप लोग सब्जी बोगे तो आसानी से नहीं उगेगी, अगर उगेगी तो उस सब्जी में कई तरह की खामियां होंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लास्टिक बैग डिनाइड होते हैं, प्लास्टिक बैग ड्रेन्ड होते हैं इनटू द वाटर बॉडीज, कॉज थ्रेट टू द एक्वेटिक लाइफ आल्सो। अगर वो थैली आप लोगों ने उसमें कूड़ा रखा, गार्बेज मतलब कूड़ा रखा और उसको अपने सड़क या फिर बाहर रास्ते में फेंक दिया, एक समय बारिश होती है, बारिश का पानी उस थैले को आगे तक ले जाता है और नाली में क्या करता है, उसको फेंक देता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा आगे, नाली में वो प्लास्टिक की थैलियाँ एक समय आने के बाद जम जाती हैं। जमने के बाद जो नाली का पानी होता है, नाले का पानी होता है, वो भर जाता है। और बारिश के पानी में समस्या ये देखने के लिए मिलती है कि नाला जब उफान हो जाता है, भर जाता है, तो वो पूरे सड़क में कवर कर लेता है, पूरी गंदगी आपके सामने आ जाती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद पॉली बैग्स, जो आप लोग कैरी बैग्स लाते हो, पॉली बैग्स प्लास्टिक के बैग्स चोक करते हैं ड्रेन्स एंड सीवेज पाइप, दस कॉजिंग द लॉट्स ऑफ ट्रबल्स। अगर वही चीज़ प्लास्टिक के पाइप्स के अंदर फंस जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा समस्यात्मक है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर, पाइप्स के अंदर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि किस जगह पे वो पन्नियाँ या वो पॉलीथीन फंसे हैं। तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। प्लास्टिक का बैग अगर आप लोग कम से कम इस्तेमाल करोगे या फिर जागरूक होकर इस्तेमाल करोगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो वीडियो समझ में आ गई। ये वीडियो के जो क्वेश्चन नंबर 12 था ये इस चैप्टर का, अभी क्वेश्चन है 15 के बाद 15 तक के क्वेश्चन हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं और आसानी से सारे क्वेश्चंस को। 12 तक समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाने में आप लोगों को इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है कि आप लोगों को आसानी से कॉलम 1 और कॉलम 2 समझ में आ जाएंगे। तो पॉलीएस्टर क्या है, एक तरह के फैब्रिक्स है। डू नॉट रिंकल्ड ईजिली, रिंकल मतलब उसमें झुर्रियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ये बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन आप लोगों ने यूज़ किया था किस चीज़ में, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं यूज़ हो पाती, मतलब अगर आप उसमें तेल डालोगे तो वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। ठीक है, फ्राई पैन आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो टेफ्लॉन समझ में आ गया होगा। ब्लैक कलर का जो कोटेड एरिया होता है वो किसका बना होता है, टेफ्लॉन का। रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लिया था। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट कीजिए कि क्या चीज़, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स का
क्या करता है, हेल्प करता है हमारी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, तो समझा देता हूँ। सिंथेटिक फाइबर आर कैसे होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। समझ में आ गया, कौन बनाता है इसको, हम ही लोग तो बनाते हैं। किसका यूज़ करके, पॉलीमर्स का यूज़ करके, और किसका, पेट्रोकेमिकल्स का। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, यही चीज़ मैंने बोली। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर कटिंग ऑफ ट्रीज और किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। इनको बनाने के लिए कटिंग ऑफ ट्रीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना ही किसी जानवर को, ना ही किसी एनिमल्स को मारने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि नेचुरल फाइबर में ऐसा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, सिल्क वर्म्स जो थे उनको मार के ही, उनके कोकून को निकाल के ही क्या बनाते थे, सिल्क फाइबर बनाते थे। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैन कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। मतलब एनिमल्स और प्लांट पर हम लोगों ने क्या की, कृपा कर दी, क्योंकि हम लोग क्या बनाने लगे हैं अब, सिंथेटिक फाइबर। हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्लांट से रिलेटेड जो फाइबर्स थे उन्हीं के बजाय हम लोग क्या बनाए, सिंथेटिक फाइबर। इससे क्या होगा, हमारी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं होंगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, समझ लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपल सी चीज़ बताई गई है, आप लोगों को डिस्क्राइब करना है एक एक्टिविटी को जिसमें ये दिखाई दे रहा हो कि थर्मोसेटिंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक क्या करना है, एक्टिविटी शो करनी है। तो एक्टिविटी समझ लेते हैं। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो सर्किट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं। तो इसमें क्या लगा होगा, कहीं ना कहीं इसमें सेल लगा होगा, स्विच लगा होगा ऑन ऑफ वाला, ठीक है, और क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा। यही तीन चीज़ें तो लगी होती हैं किसमें, सर्किट में। सिंपल चीज़ें समझ में आ गई। और आप लोग क्या यूज़ करोगे, इसमें मेटल्स का यूज़ करोगे जो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल भी इसका कंडक्ट नहीं करते हैं। किस चीज़ का, पुअर कंडक्टर होते हैं, किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी के। तो आंसर समझ में आ गया। व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर इन द सर्किट करंट पासेस थ्रू इट एंड द बल्ब ग्लो। मतलब अगर आप लोग बेस्ट कंडक्टर यूज करोगे तो बल्ब जलेगा। अगर बट इफ वी कनेक्ट थर्मोप्लास्टिक इन द सर्किट नो करंट पासेस द बल्ब डज नॉट ग्लो। बिल्कुल नहीं जलेगा, जलने वाला कोई सवाल ही नहीं होता। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बाद कोई भी बल्ब जलाया नहीं जा सकता है। सिंपल समझ में आ गया। सर्किट कैसे बनता है आप लोग फिर से डायग्राम में देख सकते हो। सर्किट यहाँ पर बनना है, यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, इस स्विच के बीच में क्या लगाते हैं, कंडक्टर लगाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। लेकिन सेकंड डायग्राम में क्या चीज़ है समझ लीजिए, क्या लगा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक, जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं तो बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलने वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो आप लोगों ने समझी होगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।